काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस अवधेश प्रसाद को मिली जीत के बाद मुकुट पहनाकर अपने साथ लिए फिर रहे थे अखिलेश यादव, अब उसी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने मुकुट की चमक को फीका कर दिया। उपचुनाव से पहले योगी बार बार समाजवादी पार्टी के जिन काले कारनामों की बात कर रहे हैं, अब अखिलेश के नेता लगातार योगी के उस बयान पर मोहर लगाते दिख रहे हैं। ताजा मामला आया धर्मनगरी अयोध्या से, जहां के सांसद अखिलेश के करीबी अवधेश प्रसाद हैं और आरोप भी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर लगा। अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। अजीत प्रसाद के अलावा 5-6 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। अयोध्या के कोतवाली नगर में रोहित तिवारी नाम के शख्स ने मामला दर्ज कराया। अजीत प्रसाद पर स्टेट बैंक तिराहे के पास अपहरण कर मारपीट का आरोप है। आरोप है कि जमीन की खरीदारी में कमीशन देने को लेकर विवाद हुआ था। जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो उनके लोग गुंडागर्दी और अपराध में उतर पड़ते हैं। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र रंगदारी वसूलने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में जरूर कुछ सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी ज्यादा जीत गई है, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि अभी प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की है। यहाँ कानून को कोई भी हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अवधेश प्रसाद के पुत्र के ऊपर भी एफआईआर दर्ज है, कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद अजीत प्रसाद की मुश्किलें तो बढ़ गई। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन से दावेदार भी है। अजीत प्रसाद प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। अपहरण, धमकी और मारपीट मामले के बाद अजीत प्रसाद की दावेदारी भी खतरे में पड़ सकती है। कि मुकदमा दर्ज हुआ है तो यकीनी तौर पर पुलिस ने किया होगा और इस पर कार्रवाई होगी, जांच होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग मुस्तकिल सत्ता पक्ष की तरफ से हाशिए पर हैं और मुझे लगता है कि इसकी मुकम्मल जांच हो और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि बिला वजह के लिए आप किसी को इस तरीके से ना टारगेट करें। बीजेपी बार बार आरोप लगाते आई है समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है, अराजकता है। चंद दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि भले ही ये लाल टोपी पहनते हैं लेकिन कारनामे इनके काले हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। यह कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले पिछले 1 महीने में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर संगीन और गंभीर आरोप लगे। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का आरोप लगा। मोहित खान फिलहाल जेल में है। कन्नौज में अखिलेश और डिंपल यादव के करीबी नवाब पर नाबालिग से रेप का आरोप, नवाब जेल में है। भदोही में समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग पर नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने और बाल मजदूरी करने का आरोप है। जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर किया। तो मऊ में सपा के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर सहयोगी महिला ने रेप का आरोप लगाया। वीरेंद्र बहादुर तब से फरार है। रामपुर में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का करीबी साजिद अली पर अस्पताल में दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद से साजिद अली फरार है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। लोकसभा चुनाव में भले ही अखिलेश यूपी में 37 सीटें जीत गए, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले ऐसे कारनामे अखिलेश की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव अब तक अपने नेताओं के बचाव में ही उतरे। रेप पीड़ितों का पक्ष लेने की बजाय अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग की। अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है काले कारनामों का, वो फिर एक बार उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। सवाल यह भी है कि जिन काले कारनामों की बात सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, सपा के नेता लगातार उसके सैंपल दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये
कि अखिलेश यादव गंभीर आरोप वाले अपनी पार्टी के नेताओं पर कब एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए ये रिपोर्ट आपने देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, विशाल मिश्रा है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी आपसे शुरू कर रहा हूं। राजा के राजकुमार तो उन पर किडनैपिंग का केस दर्ज हो गया है, गाली गलौज मारपीट, ऐसे राजकुमार होते हैं क्या सपा में? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को गिराने के इतिहास को अगर देखेंगे, तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी का इनकाउंटर कर सकती है, तो केस लगाना तो बहुत छोटी बात है उसके लिए। तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के हार की जो हताशा है वो योगी जी के चेहरे पे साफ साफ दिख रही है। अरे वो चुनाव में मेहनत करें, जनता के बीच जाएं, अपनी नाकामियों पे पर्दा ना डालें। देश की जनता, प्रदेश की जनता पूरी तरह से इस बात जान गई है कि योगी जी से अब नहीं हो पा रहा है, और जो दिल्ली और लखनऊ की खींचतान है उसमें जनता ना पिसे। हमारी प्राथमिकता ये होगी, भ्रष्टाचारियों का पनाह देना बंद कर दें, बलात्कारियों को संरक्षण देना योगी जी बंद कर दें, और इसके लिए अवधेश प्रसाद के बेटे सड़क पर मारपीट करें जो प्रदेश की जनता तो पुलिस केस दर्ज ना करे, क्योंकि उपचुनाव है, क्योंकि वो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं मिल्कीपुर में, इसलिए पुलिस अपनी आंखें बंद कर ले। और चूंकि आपके हिसाब से वो राजा के बेटे हैं तो केस दर्ज नहीं होना चाहिए। अब पीडीए का समीकरण आप गिनाएंगे, पीडीए की बेटी आपको याद नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पर है। इस बात को आपको बोलना चाहिए। समय में उत्तर प्रदेश 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 पहली बार हो गया था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में। अब सुनिए पहले, अब सुनिए, मतलब अब सुनो तो पहले। इसको बोलने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं कि योगी जी के सरकार में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलितों के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नहीं, आप अवधेश प्रसाद के बेटे पर आइए सर, आप बता ही सकते हैं। क्राइम पर चर्चा कर लूंगा, अभी बहुत समय है। अभी आइए अवधेश प्रसाद के बेटे पर, इधर उधर गलियों में भागिए नहीं। अयोध्या, अब सुनिए, अरे सुनो तो सही। अभी मैं कह रहा हूं ना, अयोध्या में रामपथ का भ्रष्टाचार आप लोग नहीं दिखा रहे, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जो जनता के बुनियादी सवालों से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। अगर उन्होंने कोई गलती की है, पुलिस कंप्लेन हुई है, ये जांच का विषय है। आज आप किसी के खिलाफ कंप्लेन हो गई, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूं और आज अपराधी घोषित हो जाएं, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, यही तो नियति है कि जिस दिन आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज होती है उसी दिन अपराधी मान लिया जाता है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका में विश्वास नहीं करती। ठीक है, अगर न्यायपालिका चलिए नहीं, ठीक है। मोहित खान को आप लोगों ने मान लिया आज तक? नवाब सिंह यादव को मान लिया आज तक? लखनऊ में महिला दरोगा का अपहरण हो जाता है, इसको नहीं बोलेंगे आप। महिला दरोगा का अपहरण करके और जो गुंडे हैं रात भर उसको कार में घुमाते हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। अगर पत्रकार कोई ठाकुरबाद का खुलासा कर दे, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। गाजियाबाद में योगी जी स्मार्टफोन दे के आते हैं और जैसे कोई निकल के बाहर आता है, गुंडे उसको छीन के लेके चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का कानून व्यवस्था है, इसका गुणगान आप लोग करते रहिए। नहीं ठीक है सर, आप ठाकुर बोलिए, वो यादव बोले, अगर आप जनता पिसती रहे, आपकी टीआरपी कम हो जाएगी। ठीक है सर। नहीं सर, मेरी टीआरपी और चैनल की टीआरपी की चिंता मत करिए, आप ठाकुर करिए, वो यादव करें, आप दोनों बोलो, बाकी जनता गई, दोनों बोलो, जनता का कोई मतलब नहीं है। गाजीपुर तक चलिए, प्रदीप भंडारी सब आप लोगों का किया धरा है, चुनाव है तो केस दर्ज करा दिया, पुलिस आपकी है, पूरी तरह से डूबी हुई है। देखिए, ये रहे जब कांग्रेस शासन में हुआ करती थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सिस्टर न्यूज़पेपर है। एमएचए की रिपोर्ट ने यह कंफर्म करा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश शासन के अंदर महिलाएं और बच्चियां कब सबसे अगर असुरक्षित पूरे देश में कहीं हैं तो अखिलेश शासन में, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। ये रही रिपोर्ट 2013 की। तो ये जितना झूठ फैलाना है इनको फैलाइए। अब मैं आपको सपा का इतिहास बताता हूं। जो जितना बड़ा गुंडा वो उतना बड़ा सपा का नेता। आजम खान कन्विक्टेड सपा का नेता, अतीक खान कन्विक्टेड सपा का नेता, मोहित खान 14 साल की बच्ची का रेप करने वाला सपा का नेता, नवाब सिंह यादव रेप करने वाला सपा का नेता, वीरेंद्र बहादुर पाल सपा का नेता, अजीत प्रसाद सपा का नेता, जाहिद बेग एक डोमेस्टिक हेल्प के खिलाफ
से उत्पीड़न करने वाला सपा का नेता, अब्दुल्ला आजम खान सपा का नेता, मुन्ना मलिक साइबर क्राइम रैकेट चलाता सपा का नेता, दिशन त्यागी मुरादनगर के अंदर मोलेस्ट किया था स्कूल टीचर को सपा का नेता, रामेश्वर सिंह यादव उत्तर प्रदेश गैंगस्टर रैंक के अंदर है सपा का नेता, अफाक खान सपा का नेता, महिला को ब्लैकमेल करना और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा कन्नौज के अंदर सपा का नेता, चवैंत यादव जनरल सेक्रेटरी सपा का नेता बुक हुआ है, अब्दुल कादिर जिलान सपा का नेता एक्सटॉर्शन के अंदर बुक हुआ है, सचिन खरवानी वैंडलाइज करने के अंदर कार लूटने के अंदर में सपा का नेता, सचिन केशवानी सपा का नेता, सैयद खतून सपा का नेता, शफीकुर रहमान की मृत्यु हो चुकी है, संबल राइट के अंदर वो एक्यूज थे, उमेदपुर पालान वापस से कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने के लिए सपा का नेता, इरशाद कुरैशी रेप का आरोप सपा का नेता, निजाम कुरैशी रेप का रायट का आरोप सपा का नेता और अवधेश प्रसाद जिससे राहुल गांधी और अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बताते हैं, उनका बेटा जो है वो 15 लोगों की गाड़ियों के साथ आके गरीब को उत्पीड़न करता है, उससे लैंड ग्रैब करता है, समाजवादी पार्टी का नेता। और एक भी केस में अखिलेश यादव ये नहीं कहा कि कार्रवाई न्यायपूर्वक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि एफआईआर जो है राकेश जी वो गलत एफआईआर, जाइए कोर्ट में, कोर्ट से लेके आइए जो कोर्ट ने कहा है, परंतु नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बलात्कारियों और गुंडों के साथ खड़े होते। और आज 37 सीट है, ऐसे हाल है, कल को इनकी सरकार आ जाएगी तो बताता हूं क्या करते थे ये इनकी सरकार के वक्त में 699 मर्डर, ये रहा को वापस से टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करूंगा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे बहुत विश्वास रखता हूं मैं, 699 मर्डर 45 दिन के अंदर हो गए थे जब अखिलेश यादव का शासन था। ठीक। तो ये क्या बोलेंगे, ये सिर्फ गुंडाइयों और रेपिस्टों को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको दिक्कत इसी बात। अब चलिए धर्मेंद्र यादव, जिस तरीके से नाम गिनवा दिए प्रदीप भंडारी ने, मैं आपको भी देता हूं सर, और उसी फ्लो के साथ अगर आप नाम गिनवा सकते हैं तो नाम गिनवाइए, जनता को भी पता चले। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात, सवाल दूसरा ये इसी के साथ कि आप एनकाउंटर को फर्जी बताएंगे लेकिन एक एनकाउंटर फर्जी साबित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आप केस फर्जी बताएंगे लेकिन केस को अदालत में जाकर चैलेंज देकर एफआईआर क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। क्या आपने अभी तक जाकर अदालत में यह कह दिया है कि यह चुनाव से पहले जानबूझकर एफआईआर की गई, इसे क्वेश्चन किया जाए? क्या आपकी पार्टी ने यह मूव किया है? दोनों बातों का जवाब दीजिए। काशी में बेटी की अस्मिता लूटने वाले भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, जिसको भारतीय जनता पार्टी जमानत मिलने के बाद केक खिला रही थी, पिज्जा खिला रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को भारतीय जनता पार्टी माला पहनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीच मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर नहीं बोल सकती है, भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र है वो दिखाता है। प्रज्वल रेवन्ना अपनी मां की उम्र की महिला के साथ रेप करता है और मोदी जी उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिए और उसको वोट देंगे तो आप हमें वोट देंगे। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। विंध्याचल में उसके पति के सामने महिला दर्शनार्थी के साथ रेप करते हैं गुंडे, योगी के सरकार में उस पर बात नहीं करेंगे। मंदिर परिसर के अंदर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटी के साथ रेप होता है और योगी जी कहते हैं हमारे पास बड़ा प्लीज मैं यहां पर इंटरप्ट करूंगा। धर्मेंद्र यादव सुनिए सर, प्लीज 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 मेरे सामने गलत फैक्ट लेकर मत आया करिए और प्रोपेगेंडा तो कम से कम बिल्कुल मत फैलाया करिए। प्रदीप भंडारी एक मिनट नहीं सुनिए सर, सुनिए मंदिर को लेकर वेद से जोड़ा मत करिए सर, मेरे सामने बिल्कुल मत जोड़ा करिए, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपकी हिम्मत नहीं होगी धर्मेंद्र यादव किसी दूसरे धर्म के इबादत गाह को किसी अपराध से जोड़ देना। और सुनिए सर, मैं फैक्ट दुरुस्त करता हूं। नहीं सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, मुझे पता है आपको राम मंदिर से चिढ़ है, मुझे पता है बहुत दिक्कत होती है, राम मंदिर बन गया, मुझे पता है अभी तक आपके नेता राम मंदिर नहीं जा पा रहे और सुनिए सर, फैक्ट दुरुस्त कर रहा हूं अभी। नहीं धर्मेंद्र यादव पहले सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, 1 मिनट सुनिए भाई। ये फैक्ट है कि मंदिर में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, मंदिर से 40 किलोमीटर दूर गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। और जिस नेता के कहने पर आप ये बात बोल रहे हैं, उदित राज जिन्होंने ट्वीट किया था, वो उदित राज माफी मांग चुके हैं इस बात के लिए। तो धर्मेंद्र यादव आइंदा राम मंदिर को लेकर बोला मत करिए मेरे सामने। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं हिंदू हूं और मेरे आराध्य के मंदिर को लेकर कोई कुछ कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भक्तों का लड्डू कौन सा खिलाया, राम भक्तों को कौन सा लड्डू खिलाया उसके बारे में बोल दीजिए। तो सर उस समय जिसकी सरकार थी जाकर पूछिए जगनमोहन रेड्डी से, जाकर पूछिए उस समय जिसकी सरकार थी। इस समय की सरकार ने एक्सपोज किया है उस लैब रिपोर्ट के साथ। प्रदीप भंडारी नहीं एक बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। 1 मिनट रुक जाइए भाई, रुकिए धर्मेंद्र जी। या तो आप सर बोलिए कि गलती से निकल गया तो मैं उस बात को छोड़कर आगे निकल जाऊंगा, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं कि राम मंदिर में रेप को आप बोलकर निकल जाएंगे। मेरे सामने ऐसा नहीं होगा। प्रदीप भंडारी। राकेश जी, मैंने एक नाम गिनाया एफआईआर में किसका नाम है,
ये नाम नहीं गिना पाए, परंतु इनने मंदिर पे अटैक करा अपने एजेंडे को चलाने के लिए, जो फेक न्यूज है। ये मुझे दिक्कत है। ये जो इन्होंने बीएचयू की बात करी, तीनों के तीनों जेल में इस शासन के अंदर गए, इस सरकार के अंदर गए। आप बताइए, किसी के ऊपर अगर एफआईआर हुई और इस सरकार के ने एफआईआर को अपोज किया, अगर आपको लगता है एक भी एफआईआर झूठी है, कोर्ट से क्वॉश करवाइए। रेवन्ना के समय कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने जाके उसको कोई बैक किया? नहीं बैक किया। केस चल रहा है, केस को विड्रॉ करने की बात की नहीं करी। क्या झूठ बोल रहे हैं? मैंने 25 एफआईआर के नाम गिनाए, एक नाम नहीं गिना पाए, क्योंकि ये झूठ फैलाते हैं जिसको आपने पकड़ा। इनकी दिक्कत यही है, ये मंदिरों को ब्लेम करेंगे रेपिस्ट के रेप के लिए, जैसे राहुल गांधी कहा करते थे कि मंदिरों के अंदर छेड़छाड़ हुआ करती है। ये इनकी दिक्कत है। इनकी दिक्कत ये है, ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले के साथ में खड़े होते, ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले के साथ खड़े होते। अभी तक इन्होंने मोहित खान को अपनी पार्टी से नहीं हटाया। क्या बात करेंगे आप? अरे मोहित खान को अपनी पार्टी से हटाया, हमने कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी पार्टी से हटाया था, आपने मोहित खान को अपनी पार्टी से हटाया? नहीं, अभी मुझे अभी इस पूरे डिबेट में एक लाइन से मतलब है, और वो लाइन धर्मेंद्र जी नहीं सुनिए सर प्लीज। अभी आप धनंजय सिंह से लेकर जितने नाम गिनाने हो गिना लीजिए। या तो पहले बोलिए कि ये राम मंदिर वाली लाइन मेरे मुंह से गलती से निकल गई, नहीं तो मैं आज इससे आगे बढ़ूंगा नहीं। और नहीं तो साबित करिए सर कि राम मंदिर में रेप हुआ है। निकाल दिया पार्टी से, पूछे इनसे प्रदीप भंडारी। नहीं, पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव, या तो आप बोलिए कि मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि राम मंदिर में रेप हुआ, वरना मैं इससे आगे आज बढ़ूंगा नहीं। आपको बता दे रहा हूं सर। नहीं, आप नहीं, मैंने कहा अयोध्या में रेप हुआ। नहीं, तो राम मंदिर में आपने कहा। उत्तर प्रदेश में आई चैलेंज यू, ये 2 डिबेट के बाद आप आई चैलेंज यू धर्मेंद्र यादव, आपने राम मंदिर का नाम लिया, अयोध्या का नाम नहीं लिया। अयोध्या में तो मोहित खान ने भी किया रेप, मंदिर 12 साल की नाबालिग के साथ, पिछड़े समाज की बच्ची के साथ, वो भी अयोध्या में हुआ। परिसर में रेप हुआ, अयोध्या में रेप हुआ, योगी सरकार तो राम मंदिर, बार कह रहा हूं आपने मंदिर नहीं, धर्मेंद्र यादव मंदिर परिसर कहा। धर्मेंद्र यादव, या तो आप माफी मांगिए, या तो बोलिए कि गलती से निकल गया, मुझे खेद है, मैं इससे आगे बढ़ूंगा नहीं सर आज। चलिए, मुझे पता है सर आप खेद नहीं जीता है। विशाल मिश्रा, आप जांच रिपोर्ट दिखा दीजिए। जांच रिपोर्ट किस बात की? काहे की जांच रिपोर्ट भाई? आप फिर जस्टिफाई कर रहे हैं विशाल मिश्रा। फैक्ट ये है कि 40 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। बताइए फैक्ट ये है कि उसके आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 40 किलोमीटर अयोध्या में नहीं है, मंदिर परिसर नहीं आता अयोध्या। अरे तो मंदिर परिसर कहेंगे आप? आरोपी गिरफ्तार, कितनी हिम्मत है आपकी? विशाल मिश्रा, राम मंदिर अयोध्या में है, तो अयोध्या की सीमा में कहीं दुष्कर्म हो जाए तो इनकी हिम्मत देखिए कि कह रहे हैं कि राम मंदिर परिसर में रेप हुआ। राकेश जी, उसके पीछे इनकी मनोवृत्ति तो देखिए। जिनकी सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाई हो, पूरा सरयू लाल हो गया था, वो किस प्रकार से जो है राम मंदिर को जो है स्वीकार कर पाएंगे? जहाँ देख रहे हैं मानसिक विकृति, जो घटना घटी नहीं है उस घटना को जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका येन केन प्रकारेण तुष्टिकरण की राजनीति दिखलाता है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इस प्रकार के झूठे तथ्यों को रखने के लिए। और रही बात अपराधों की, तो अभी आपने प्रदीप भंडारी जी ने जितने अपराध गिनाए, मैं तो कहता हूं पिछले 1 महीने के अपराध को देख लो। सैंपल है, सैंपल। वो जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा है ना कि जो है टोपी तो भले लाल है लेकिन काले कारनामों का इतिहास भरा हुआ है। पिछले 1 महीने की घटनाएं केवल सैंपल हैं। चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे वो जो है वो कन्नौज की घटना हो, चाहे वो भदोही की घटना हो, चाहे वो मऊ की घटना हो जिसके सहयोगी ने आरोप लगाया है, चाहे वो रामपुर के नेता के करीबी जिसके खिलाफ वो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। और तो और छोड़िए राकेश जी, इनसे जरा पूछिए ना कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाले कैसे उनका महिमा मंडन करते थे, और आज यहाँ पर बैठकर बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। तो उसके लिए इनके लिए वही वाली बात है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ तो 64,000, लेकिन यहाँ पर विशाल मिश्रा भरी सभा में क्या? आदित्यनाथ महाराज जी ने भरी सभा नहीं, भरे शो में छुड़वाया है। इस समय राष्ट्रवाद को देख रहे करोड़ों लोगों के सामने समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कह दिया कि राम मंदिर में रेप हुआ। सबके आराध्य है वरुण पुरोहित जी, क्या आप आलोचना करना चाहेंगे धर्मेंद्र यादव की इस बात का? आपके एक नेता ने तो कहा था, उदित राज ने, उन्होंने अलबत्ता उसके बाद माफी भी मांग ली, लेकिन हिमाकत देखिए, पहले कहा भी फिर जस्टिफाई भी किया कि राम मंदिर तो अयोध्या में ही है।
इतनी जुबान नहीं। तब नहीं खुली जब मोहित खान का केस सामने आया तो। नहीं माफी मांगे, नहीं तब तो उनको, तब तो अपने वो जो है माननीय सांसद को सीने से लगाए घूम रहे थे। अब आज उनके लड़के के खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी, एक टिप्पणी वरुण जी की फिर आ रहा हूं। वरुण जी बोलिए। राकेश जी, मैंने कई बार कहा शाब्दिक आचरण बड़ा मर्यादित होना चाहिए राजनीति में आप होते होते। अगर किसी पार्टी के आप प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, तो आपको एक एक शब्द, क्योंकि आपके शब्द पूरे देश में फ्लोट होते हैं, नेशनल चैनल्स पे जब हम बोलते हैं तो शब्दों का आचरण, उसकी मर्यादा इतना तोल मोल के बोलना चाहिए कि आपकी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़े। और अभी तो योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो, और अखिलेश की भी राजनीतिक, क्योंकि मजबूत है उत्तर प्रदेश में अखिलेश की पार्टी और योगी आदित्यनाथ की फाइट है पॉलिटिकल। तो अखिलेश की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी के, एक एक आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए। अगर उनका कोई सदस्य कोई बदमाशी में लिप्त है, कोई गुंडागर्दी में लिप्त है, उसको तुरंत प्रभाव से इनको चुनाव तक तो कम से कम इनको हटा देना चाहिए पदों से। अरे कैसे हटाएंगे, तो उम्मीदवार है। सबसे बड़ा इशू जो आपने उठाया वो है जो सांस, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय जो बेटे बेटी हैं, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, एमएलए हो, किसी भी पार्टी के, उनके बेटे बेटियों को किस प्रकार से टिकटें दी जा रही है पूरे देश के अंदर, तो ये राजनीतिक व्यवस्था को तो पैरालाइज करने का ही प्रयास है। अब जब आप पिताजी सांसद हो गए हैं तो उसके बेटे को आप किस बात की टिकट दे रहे हो? ये सब पार्टियों को लागू होना आवश्यक है अगर पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाना है। ये बहुत बड़ी इश्यू है। और जो एफआईआर हो गई तो ठीक है, किसी ने कंप्लेंट कराई, एफआईआर दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा विपक्ष को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लड़ाई है उपचुनाव और आने वाला विधानसभा, योगी आदित्यनाथ जी का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ इस लोकसभा चुनाव में, तो विपक्ष को तो बहुत ज्यादा सतर्क हर तरह से रहने की आवश्यकता है। सुबह शाम सड़कों पे आने की आवश्यकता है जनता के इश्यूज की। मैंने कई बार कहा कि विपक्ष ने 10 नहीं, लेकिन अभी जो धर्मेंद्र यादव ने कहा उस पर भी तो बोलिए सर। कोई जन आंदोलन, राम मंदिर वाली जो लाइन बोल दी कि मंदिर परिसर में रेप हो गया, ऐसे बोलकर निकल जाने दे क्या? नहीं, मेरी बात तो सुन लो पूरी, मेरी भी हो जान दो, सबने इतनी देर बोला। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उड़ीसा में आते ही कितना विभत्स कांड कल ही हुआ है, परसों हुआ है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सप्लेन करना चाहिए। अभी भंडारी जी ने नाम गिनाया चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर का, तो आपने गिनाया चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर का, ही सारी पार्टियों में हो रहे हैं। तो ये एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। दूसरी पार्टी पे आरोप लगा दें, अपनी पार्टी को दूध का धुला बता दें, तो मूर्खता की बात है। जनता तो समझ रही है इस बात को कि सारे एक से हो चुके हैं, सारे दल चट्टे बट्टे एक से। नहीं सर, अरे सुनिए, आपने उड़ीसा का जो जिक्र किया उसमें भी अभी कई बातें सामने आने लगी है सर। अब आखिरी नतीजा आने दीजिए। हाँ, एग्जैक्ट वहां पर हुआ क्या था वो भी पता चल जाएगा, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। सर मैं आपको 20 सेकंड और दे रहा हूं। आप क्यों नहीं धर्मेंद्र यादव पर बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला कि सही बोला आपके हिसाब से? जी, अयोध्या में कहीं भी रेप हुआ तो बोल देंगे मंदिर परिसर में रेप हुआ। बोला राकेश जी, मैंने बोला नहीं बोला सर आपने? मैंने यही तो बोला, शब्दों को तोल मोल करके। नहीं तो आप ये कह ही नहीं रहे कि धर्मेंद्र यादव ने गलत बोला। आचरण बड़ा समझ के करना चाहिए। आप ये एक लाइन नहीं बोल पा रहे कि धर्मेंद्र यादव ने गलत बोला। मैंने तो कह ही रहा हूं ना, धर्मेंद्र यादव, अरे भाई मेरे आप चुप रहोगे जब भी तो बोलूंगा, उस पे आऊंगा। मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र यादव को भी तोल मोल के अपने जैसे मंदिर परिसर। ठीक है, 20 सेकंड और धर्मेंद्र यादव आप लीजिए। है ना, राम मंदिर आपको एहसास है कि आपने क्या बोला? चुनाव तक किसी बयान। राकेश जी अगर आपको अकेले डिबेट करनी है, हमारे साथी पैनलिस्ट बोलना चाह रहे हैं, आप उनको बीच में बोल रहे हैं, इन पे बोलिए, ये बात बोलिए। अरे अगर आपको अपना लिखित चलाना है तो आप मुझे भी लिख के दे दो। अरे तो मैं राय नहीं धर्मेंद्र यादव, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने कुछ बात बोली मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगा, तो मैं राय तो लूंगा ना कि धर्मेंद्र यादव ने सही बोला कि गलत बोला। अरे उनकी बात पूरी, अयोध्या में कहीं रेप होगा आप बोल देंगे मंदिर परिसर में रेप हुआ। उनकी बात पूरी होने देते, उनकी बात पूरी होने दीजिए। अब सुनिए, पहले विंध्याचल में रेप हुआ, योगी जी के उसमें सरकार में नहीं हुआ, आप ये बोल दोगे। आपका प्रयागराज में रेप हुआ तो योगी जी के सरकार में नहीं हुआ, मेरठ में रेप हुआ तो योगी जी के सरकार में नहीं हुआ। प्लीज आप इसको नहीं बोल सकते। आप मेरी बात समझिए, विंध्याचल में हो, अयोध्या में हो, या फिर यूपी के किसी भी दूसरे शहर में हो सर, तो उसमें जितने धार्मिक स्थान उस शहर में होंगे, आप ये नहीं कह देंगे विंध्याचल में हुआ तो बोलिए विंध्याचल में हुआ, ये नहीं कहेंगे कि विंध्याचल मंदिर के अंदर हो गया। आप अयोध्या में हुआ तो अयोध्या में बोलिए, ये नहीं बोलेंगे कि अयोध्या मंदिर परिसर के अंदर हो गया, तो ये नहीं बोलेंगे सर। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप समझिए इस बात को, इस बात की गंभीरता को। आप सुनिए, आप एक बार बोल दीजिए, एक बार अरे चिल्लाओ मत। आप एक बार बोल दीजिए कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है योगी सरकार में। अगर इतनी हिम्मत है आप बोल के दिखाइए। नहीं जो, अरे नहीं धर्मेंद्र यादव, अगर आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस समय महिला अपराध में नंबर 1 है तो रहेगा मेरे कहने या नहीं कहने से, या मैं कह दूंगा कि नहीं है तो गलत थोड़ी नहीं हो जाएगा।
सही थोड़ी नहीं हो कहने से लोग- जाएगा। आपके लोगों आपके को राज्य में जानकारी पहली होगी। बार कहने से लोग- सपा राज्य कहने में यूपी अपराधों में नंबर 1 हो गया था, 5 अपराधों में। एक आखिरी जवाब प्रदीप भंडारी, क्योंकि अमेरिका से खास रिपोर्ट आई है, वो दिखा रहा है। बोलिए। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 मैंने बताया, दलित के साथ मैं अपराध कह में रहा नंबर 1 हूं मैंने बताया। मैं इस कह बात रहा को हूं भी आप देखिए, बोलिए ना। बात होती है एक्शन की। हमने बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से सवाल क्यों पूछा? क्योंकि आरजी का रेप और मर्डर केस पे वो एक्यूज को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही थी। मेरा इशू ये है कि इन्हें कॉन्स्पिरेसी के तहत मंदिर बोला है, कोई आप एकदम से नहीं निकला है। ये अखिलेश शासन के वक्त क्या था, आप भूल गए राकेश जी? कैसे अयोध्या में मंदिरों की घंटी रुकवा दी जाती थी जब पूजा होती थी, क्योंकि अखिलेश उस वक्त समाजवादी पार्टी के शासन का ये ऑर्डर था। अभी तक ये अपोलोजाइज नहीं कर सकते। क्या किसी दूसरे धर्म पे ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मोहित खान को क्यों प्रोटेक्ट किया है? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। आज मैं हिंदू के रूप में आहत हुआ हूं और देश के 100 करोड़ हिंदुओं का इन्हें अपमान किया है। जी ठीक है सर, वक्त इतना ही है, आज थोड़ा सा समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन धर्मेंद्र यादव जाकर सोचिएगा, समझिएगा कि आप क्या बोलकर जा रहे हैं सर। और अगर आपने जानबूझकर बोला है तो फिर ये तो है कि ये तुष्टिकरण वाला बयान है, और ऐसे बयान सर मेरे सामने आप देंगे और सोचेंगे कि मैं उसको नोटिस नहीं करूंगा, ये होता नहीं है।